Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट चैप्टर 5 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, MCQs हमने कर लिए थे और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, पेज 152, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम ड्यूरिंग स्टडीज़ या लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। तो आपको मैं इन क्वेश्चंस के हिंट दूंगा या पेज नंबर मार्क करवा दूंगा। बेटे आप लोगों ने खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी। ड्राइव द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे। ड्राइव द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम विच आर रिलेटेड टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स N1 एंड N2। क्वेश्चन नंबर 9 का ए जो पार्ट है उसका सब पार्ट आगे, सब पार्ट नंबर 1, इसमें उन्होंने एनर्जी डिफरेंस मांगा, किसमें, बिटवीन एनर्जी लेवल N1 एंड N2। तो स्टूडेंट पेज नंबर 130 अगर आप देखेंगे तो 130 पे ड्यूरिंग लेक्चर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। हमने डिफरेंट जो एनर्जी लेवल थे उनके एनर्जी डिफरेंस के लिए इक्वेशन बनाई थी। फॉर एग्जांपल E2 माइनस E1, E3 माइनस E2। आपने इनके लिए वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर देनी है, जो कि पेज 130 पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट, सब पार्ट 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 टू N1। अब ये भी हमने ऑलरेडी ड्यूरिंग लेक्चर डिस्कस किया, पेज 134 पे इक्वेशन नंबर 24 लिखी है, ठीक है। वहाँ से आप फ्रीक्वेंसी जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसी तरह वेव नंबर ऑफ द फोटोन व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 टू N1, पेज 135 पे इक्वेशन 26 है। आप इक्वेशन 26 की हेल्प से वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट देखेंगे बेटे। जस्टिफाई द बोहर्स इक्वेशन फॉर द वेव नंबर कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लेमैन, बाल्मर एंड पास्टन सीरीज। पेज 135 वेव नंबर के बिल्कुल जो साथ सेकंड हाफ पे पेज 135 पे लेमैन सीरीज़ जो हैं वो ड्राइव की हुई हैं, ठीक है। इसी तरह उसके बाद बाल्मर सीरीज़ के लिए ड्राइव किया, पास्टन के लिए आप खुद से भी कर सकते हैं। सेम मेथड होगा सबके लिए, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि फॉर एग्जांपल वेव नंबर वाली इक्वेशन आपने यूज़ करनी है। अगर N1 आप 1 रखेंगे और N2 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, N1 1 है तो वो लेमैन सीरीज़ है। अगर N1 को आप 2 कर देंगे तो वो बाल्मर सीरीज़ है। अगर N1 को 3 कर देंगे तो पास्टन सीरीज़ है, ठीक है। वो इस तरह आप सीरीज़ को चेंज करते जाएंगे। हमने इसको ड्यूरिंग लेक्चर डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन नंबर बेटे 10 हमने कर लिया था। 11 देखेंगे। हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम आर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, बट द साइज ऑफ He पॉजिटिव इज़ मच स्मॉलर देन H पॉजिटिव। वाई? आपने बताना है कि हीलियम आयन का जो साइज़ है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू H पॉजिटिव आयन। इसकी रीज़न क्या है? अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये 11 है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको हिंट दे दूँ और सॉल्व आप इसे खुद से कीजिएगा। अब रेडियस के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज रेडियस ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन और साथ में हमने पढ़ा था n²। अब बेटे अगर आपको याद हो जब हम डेरिवेशन कर रहे थे रेडियस की या एनर्जी की, तो ड्यूरिंग डेरिवेशन z को यानी कि z को यानी कि एटॉमिक नंबर को हम एलिमिनेट करते थे हाइड्रोजन के लिए 1 कह के कि फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, तो हम z को एलिमिनेट कर देते थे। अगर मैं z को एलिमिनेट ना करता तो ये ओवरऑल इक्वेशन आपके पास बननी थी इस तरह कि किसी भी एटम का रेडियस इक्वल होगा 0.529 एंगस्ट्रॉन n² बाई z।
अब Z क्या है? इट इज़ एटॉमिक नंबर, ये किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए Z को आप 1 कह देंगे, लेकिन हीलियम के लिए Z 1 नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे इस तरफ वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, रेडियस स्मॉल होता जाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए Z लिखूं तो मैं लिखूंगा जी फॉर हाइड्रोजन Z आपके पास किसके इक्वल होगा? एटॉमिक नंबर 1 है, और हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस क्या होता जाएगा? स्मॉल होता जाएगा। तो बाय कैलकुलेशंस आप ये प्रूव कर सकते हैं। मैंने सारा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने आपके लिए कैलकुलेशंस को छोड़ दिया। मैंने कोशिश की कि मैं हिंट आपको दे दूँ, इक्वेशन यही है, और अगर हम Z को एलिमिनेट नहीं करेंगे तो n²/z, और आपने करना क्या है? हाइड्रोजन के लिए आप Z1 लेंगे और सेम आपके पास रेडियस आ जाएगा, ठीक है। जब आप हीलियम की बात करेंगे, हीलियम के लिए आपके पास एटॉमिक नंबर यहाँ पे 2 आ जाएगा, शेल आपके पास फर्स्ट ही होता है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यानी कि इस ओवरऑल इस वैल्यू का हाफ आएगा। तो हीलियम का जो रेडियस है वो स्मॉल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू H पॉजिटिव, और यही आपने प्रूव करना होगा। He+ का जो रेडियस है दैट विल बी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू H पॉजिटिव, और मैं बात कर रहा हूँ बाय रेडियस, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर भी आ जाएगा, आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे जी ज़रा, यहाँ पे इक्वेशन में उन्होंने मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लिखा। मोनो मतलब एक, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं खाली हाइड्रोजन की बात करूं उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर He पॉजिटिव की बात करें तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी आगे, B11 क्वेश्चन का बी पार्ट देखेंगे। डू यू थिंक दैट द साइज ऑफ लिथियम Le+2 इज़ इवन स्मॉलर देन हीलियम? जस्टिफाई विद कैलकुलेशन। ये बेटे आपने खुद से प्रूव करना है, यही आप इक्वेशन यूज़ करेंगे। लिथियम के लिए अगर Le+2 है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। ज़रा इक्वेशन को समझ लीजिएगा, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। अगर मैं लिथियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, और शेल कौन सा हो जाएगा? n=1। यानी कि अगर आप ये इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो लिथियम +1 हो जाएगा, और ये शेल ख़त्म। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब किस में है? n2 में है। अगर आप यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो लिथियम +2 हो जाएगा। तो लिथियम +2 के लिए n=1 रहेगा, जबकि Z=3 हो जाएगा। अब आपने ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है इस इक्वेशन में, और आप लिथियम का रेडियस कैलकुलेट करेंगे, और आप बताएंगे कि लिथियम का जो रेडियस है लिथियम आयन का, वो जो है वो कैलकुलेशन में He से स्मॉलर है, आपने है या नहीं है, आपने ये प्रूफ करना है विद कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 12 हम कर चुके थे, 13 हमने कर लिया था, 14 हमने कर लिया, 15 कर लिया था, 16 भी हमने कर लिया, 17। अब बेटे ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और हमने पेपर पैटर्न में भी डिस्कस किया था कि आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। चैप्टर 5 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन एज न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसे सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अ फोटोन ऑफ लाइट विद एनर्जी 10⁻⁻19 जूल इज़ एमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि कोई सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें से लाइट एमिट हुई, और लाइट हमें पता है कि फोटोन्स का कम्बिनेशन है, तो एक फोटोन की जो एनर्जी है वो 10⁻⁻19 जूल है। अब आपने करना क्या है? कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द फोटोन इन टर्म ऑफ मीटर, हर्ट्ज एंड पर मीटर रिस्पेक्टिवली। आपने इस एनर्जी को वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में, और जो है वो वेव नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी ये 17। एनर्जी आपको दे दी गई,
उन्होंने कहा जी कि एनर्जी इक्वल है 10⁻⁻19 जूल। आपने क्या करना है, आपने इस एनर्जी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि E = hv, और ये v क्या है, एक्चुअली इट इज़ फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से आप एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास। नेक्स्ट, अगर आप इसे वेव नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें पता है, या वेवलेंथ में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ। यहाँ पे लैम्डा क्या है हमें पता है, वेवलेंथ है। तो इस रिलेशन की मदद से एनर्जी से आप पहले किस में आए, फ्रीक्वेंसी में आए। फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए आप लैम्डा में आ जाएंगे। h हमें पता है प्लांक्स कांस्टेंट है, और c इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर यहाँ से आप आना चाहते हैं जी इसमें वेव नंबर में, तो वेव नंबर में आने के लिए आपके पास बड़ा सिंपल रिलेशन है कि वेव नंबर इज़ इक्वल टू 1/λ। ये हमने MCQ में भी रिलेशन यूज़ किया था कि इट इज़ वेव नंबर, और डायरेक्ट आप लैम्डा से यानी कि वेवलेंथ से आप वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे खुद से। अब नेक्स्ट उन्होंने आपसे क्या कहा, आपने इनके यूनिट्स चेंज करने हैं, ठीक है। अब यूनिट देखें किस तरह, क्वेश्चन नंबर 17 बी पार्ट देखेंगे इसका, कन्वर्ट दिस एनर्जी ऑफ द फोटोन इनटू अर्ज एंड कैलकुलेट द वेवलेंथ इन सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज एंड वेव नंबर इन सेंटीमीटर। अब अर्ज के लिए मुझे पता है कि 1 अर्ज इज़ इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ कि 1 अर्ज इज़ इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। बेटे इस रिलेशन को आप यूज़ करेंगे, और जो एनर्जी आपके पास है आपने उससे अर्ज में कन्वर्ट करना है। लेट से हम यहाँ पे कैलकुलेशन ये कर भी लेते हैं। मैं इस तरफ ये रिलेशन लिखूँगा, ज़रा बेटे आप देखिएगा। एक कन्वर्जन मैं कर देता हूँ, बाकी आपने खुद से करनी है, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी गिवन थी, मैं इसलिए खुद से एनर्जी की कन्वर्जन कर रहा हूँ। एनर्जी हमारे पास कितनी थी, 10⁻⁻19 और जूल। तो E = 10⁻⁻19 जूल। अब अर्ज में कन्वर्ट करना है, 1 अर्ज इज़ इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। तो इसका मतलब आप यहाँ पे जूल की जगह पे आप अर्ज लिख सकते हैं, ठीक है। और जूल की जगह पे जब आप अर्ज लिखेंगे तो इसे किस तरह सॉल्व करेंगे आप, या 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁻7 इधर प्लस में है और इस तरफ आगे माइनस में, तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 अर्ज इज़ इक्वल टू 10⁻⁻7, और ये सारा जूल के इक्वल है। अब ये नीचे है, अगर ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 10⁻7 अर्ज इज़ इक्वल टू 1 जूल। आपने जूल की जगह सिंपल 10⁻7 अर्ज लिख देना है। तो E = 10⁻19 वैसे ही है, इनटू जूल की जगह उसकी ये वैल्यू लिखी 10⁻7 अर्ज। अब आपने इसे सॉल्व कर लें फर्दर। E = 10⁻⁻12 अर्ज। ये एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी इन अर्ज। इसी तरह आपने सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, और बाकी जो यूनिट्स हैं उन्हें भी आप कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट बेटे देखेंगे ज़रा, क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट भी हो गया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 18 पे आना है। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को हम फ़िलहाल स्किप करेंगे, हम रिवीजन में इन्हें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। चैप्टर 5 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन एज न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो फ़िलहाल मैं इन्हें फॉर द टाइम बीइंग स्किप कर रहा हूँ। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे आप अपने रेलिवेंट टीचर्स को ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन हमने करने हैं, हमें दोबारा करवा दिए जाएँ। क्वेश्चन नंबर 18 स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएंगे बेटे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन। सबसे पहली कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड डिटरमिन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम।
आपने हाइड्रोजन एटम के लिए पहले 5 जो ऑर्बिट हैं उनकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है और एनर्जी डिफरेंसेस भी बताने हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पेज 130 पे। पेज 130 पे हमने इक्वेशन यूज़ की थी E इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई n स्क्वेयर। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर आप फर्स्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो n इक्वल टू 1, सेकंड के लिए n इक्वल टू 2, थर्ड के लिए n इक्वल टू 3। आप 5 ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर E2 माइनस E1, फिर E3 माइनस E2। ये पेज 130 पे सोल्यूशन हुए हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए हैं। जस्टिफाई दैट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स स्मॉलर देन दैट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट। तो अब आपने इसे प्रूव करना है कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो इस क्वेश्चन को मैं डी पार्ट के बाद सॉल्व करूँगा। अब पहले सी पे आते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He पॉजिटिव in first 5 orbits and justify that the energy difference are different from those of hydrogen atom। आपने हीलियम के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो बड़ा ही आसान है। एनर्जी के लिए इक्वेशन आपके पास वही है, E इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18। और अगर हम Z को एलिमिनेट नहीं करेंगे तो Z/n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को लिख भी देता हूँ एनर्जी के लिए। क्वेश्चन नंबर बेटे ये 20 है और इसका हम पार्ट सी डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने पार्ट सी में वो कहते क्या हैं, वो कहते हैं कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He पॉजिटिव इन फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स एंड जस्टिफाई दैट द एनर्जी डिफरेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपने हीलियम के लिए बात करनी है, तो फॉर हीलियम वही बड़ी सिंपल बातें, आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। फॉर हीलियम Z आपके पास क्या है, Z इज इक्वल टू 2, यानी कि हीलियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 2 है। अब एनर्जी इक्वेशन क्या है, एनर्जी इक्वेशन इज E आपके पास इक्वल होगा किसके, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और साथ में आप क्या लिखेंगे, इंटू Z²/n²। ये बेटे आपके पास एनर्जी के लिए इक्वेशन होगी। अब आप हीलियम के लिए बात कर रहे हैं, अगर आपको हीलियम के लिए Z तो 2 हो गया, ये फिक्स हो गया। अगर आपको हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर आपको हीलियम के सेकंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है n इक्वल टू 2, फिर n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आते जाएंगे। फिर आपने करना क्या है, आपने E2 माइनस E1 कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी तरह आपने E3 माइनस E2 आप कैलकुलेट करेंगे। ये एनर्जी डिफरेंसेस आ रहे हैं बिटवीन एनर्जी लेवल्स। इसी तरह E4 माइनस E3 आप कैलकुलेट करेंगे, E5 माइनस E4 आप कैलकुलेट करेंगे। और ये कैलकुलेशन आप हीलियम के लिए कर रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप देखेंगे कि हीलियम और हाइड्रोजन दोनों के जो एनर्जी लेवल्स हैं या डिफरेंस इन एनर्जी लेवल वो डिफरेंट है। हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यूज़ आप पेज 130 पे गालबन जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं। और जब हीलियम के लिए आप करेंगे तो E2 माइनस E1 फॉर हीलियम विल बी डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन। ये वैल्यू भी डिफरेंट है, ये वैल्यू भी डिफरेंट है, ये वैल्यू भी डिफरेंट है। तो आप बता देंगे एक्सप्लेनेटरी लाइंस में कि वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी लेवल्स आर डिफरेंट फ्रॉम He, यानी कि H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन के लिए ये वैल्यूज़ क्या है, डिफरेंट है, या सिंपल हाइड्रोजन के लिए भी ये वैल्यूज़ डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी पार्ट देखेंगे। डू यू थिंक दैट ग्रुप्स ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ He पॉजिटिव आर एट डिफरेंट प्लेसेस देन दोज फॉर हाइड्रोजन एटम, गिव रीजन। अब स्पेक्ट्रल लाइंस बनती कब हैं, अगर आप इस सारी स्टोरी को दोबारा से रिकॉल करें तो आपको याद आ जाएगा। कैसे बनती हैं, अगर कोई एटम एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और उस एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट होने के बाद डी एक्साइट होंगे तो एनर्जी रेडिएट होगी, एनर्जी एमिट होगी। उस एनर्जी को अगर आप जो है वो डिटेक्टर की मदद से आप उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो आपको लाइंस नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। दैट लाइंस आर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन और हीलियम का स्पेक्ट्रम, दोनों के स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो डिफरेंट होंगी।
क्यों? क्योंकि दोनों के एनर्जी लेवल डिफरेंट है, दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है। क्यों? स्पेक्ट्रम डिपेंड ही एनर्जी पे करता है। अगर दो एटम्स दोनों की एनर्जी डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, एनर्जी लेवल सेम आ रहे हैं, तो उनका स्पेक्ट्रम भी सेम होगा। He पॉजिटिव का जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन, तो इसलिए इसकी जो स्पेक्ट्रम या इसका स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी हमने अभी नहीं किया था, उसे भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 20 बी पार्ट। जस्टिफाई दैट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स स्मॉलर देन दैट बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ ऑर्बिट, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट। आपने सेकंड और थर्ड ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बताना है, दैट विल बी 5 टाइम्स स्मॉलर। अब ये आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? आप सिंपली रेशो कैलकुलेट कर लें E2 माइनस E1 और E3 माइनस E2 की। वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब एनर्जी डिफरेंसेस आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट है ये, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 का ये बी पार्ट है। एनर्जी डिफरेंसेस आपने मालूम कर लिए। उसने कहा कि ये एनर्जी डिफरेंस और ये वाला एनर्जी डिफरेंस, दिस एनर्जी डिफरेंस इज 5 टाइम्स। जरा क्वेश्चन को दोबारा देखें। जस्टिफाई दैट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट, यानी कि सेकंड और थर्ड ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस है ये क्या है? इज अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स स्मॉलर देन दैट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट, कि ये जो है ये 5 टाइम्स स्मॉलर है। तो मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 5 टाइम्स स्मॉलर है किससे? फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट से। आपने करना क्या है? आपने वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर ली हुई है, आपने सिर्फ इनकी रेशियो ले लेनी। आप लिखेंगे कि E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय E3 माइनस E2। आप इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर ली, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आफ्टर पुटिंग दी वैल्यूज़ आंसर आपके पास जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा होगा। आंसर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा होगा। अगर 5 आंसर आ रहा है, चलिए मैं यहाँ से ही इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आंसर 5 आ रहा है तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई, तो मैं लिख सकता हूँ कि E2 माइनस E1 ये डिवाइड इस तरफ आगे मल्टीप्लाई इक्वल एंड टू 5 इंटू E3 माइनस E2। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेकंड और थर्ड का जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये फर्स्ट और सेकंड के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल आएगा। इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो गया इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये 5 टाइम्स स्मॉलर है, इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलेंट आएगा E2 माइनस E1 के। ये कैलकुलेशंस बेटे आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे इसके बाद, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21, ये ज़रूर आप कीजिएगा, ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 में वो कहते हैं जी कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट ऑफ एनर्जी माइनस 0.242 इंटू 10⁻⁻³ माइनस 18 जूल। आपने करना क्या है? आपने क्वांटम नंबर मालूम करना है कब अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और उस ऑर्बिट की जो एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है दैट इज़ माइनस 0.242 इंटू 10⁻⁻³ माइनस 18 जूल। अब एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास क्या है, वहाँ से हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। मैं बेटे इसे रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकूँ या आपको इस क्वेश्चन का भी हिंट दे सकूँ। क्वेश्चन नंबर बेटे ये 21 है। यहाँ पे उन्होंने आपको एनर्जी बता दी, ठीक है, En आपको उन्होंने बता दिया। उन्होंने आपसे कहा कि गिवन एनर्जी जो आपके पास है दैट इज़ माइनस 0.242 इंटू 10⁻18 जूल। माइनस 0.242 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इतनी एनर्जी है अगर इलेक्ट्रॉन की, तो आपने कैलकुलेट करना है कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन है या क्वांटम नंबर कौन सा है।
अब वी नो, हम जानते हैं क्या कि एनर्जी आपके पास इक्वल होती है किसके, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n²। ये हाइड्रोजन के लिए है। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम होता तो हम उसका एटॉमिक नंबर यानी कि जी लिखते ऊपर। तो हाइड्रोजन के लिए 1 है तो मैंने ऑलरेडी 1 लिख दिया। अब ई की वैल्यू उन्होंने आपको बता दी, उन्होंने कहा जी ये है जी ई की वैल्यू। ठीक हो गया जी, ई की वैल्यू ये है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे -0.242 इंटू 10⁻⁻18। ये इक्वल हो जाएगा किसके, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n²। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, मैं माइनस यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। अब ये n² इधर डिवाइड इस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा तो आप n को इस तरफ ले आए और ये सारा जो इधर मल्टीप्लाई इस तरफ आगे डिवाइड होगा तो मैं लिख सकता हूँ कि n² इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 0.242 इंटू 10⁻⁻18। ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास n² इक्वल टू दिस वैल्यू। आप आगे से फर्दर अपनी सिंपल कैलकुलेशंस जो है वो कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, 2.18 को डिवाइड करेंगे 0.242 तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटे, 9 आएगा। और अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो n इक्वल टू 3, मतलब के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। आपने इस क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, इसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है, तो इट मीन्स कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 22 आप स्किप कर दें फिलहाल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 आप ज़रूर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आ भी चुका है। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द फोटोन व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम। अब वेव नंबर आपने मालूम करना है और ये ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, पेज 130 पे गालबन इसका आंसर है। बिल्कुल हाँ जी, वेव नंबर के लिए पेज 135 इक्वेशन 26 आप इसके लिए यूज़ करेंगे। एक बार आप n1 को 2 लिखेंगे और n2 को 5 लिखेंगे और एक बार n1 को 1 लिखेंगे और n2 को 5 लिखेंगे। पेज 135 पे इसका आंसर है, आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है और आप कर भी लेंगे इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटे अ फोटोन ऑफ वेव नंबर। ये भी सारे न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 भी न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इन्हें। फर्दर मोर ये कि हम अपना रिवीजन लेक्चर्स में इन क्वेश्चंस को ज़रूर जो है वो अटेम्प्ट सॉल्व करेंगे। अब चूँकि लेक्चर्स हमारे पास कम हैं और हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है अप टू थ्योरीज़ के लिए, थ्योरीज़ तक हमने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, बॉन्डिंग थ्योरी तक, वेस्पर थ्योरी तक। तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुई, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें। सेकंड हाफ में से चैप्टर 5 के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी आनी चाहिए, हुंड्स रूल है, अफबाउ प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन, तीनों में से कोई भी डेफिनेशन आ सकती है। ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 ये एज शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बार बार आ चुका है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 डी ब्रोगली इक्वेशन आपने जो है वो ड्राइव करनी है, बड़ी आसान है, आप कर भी सकते हैं। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स आपको बनानी आनी चाहिए, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जी स्क्वायर, इनकी शेप्स आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से। E इक्वल टू एच सी वी बार, ये प्लांक्स जो इक्वेशन थी उसका पोस्टुलेट भी था। इसी तरह यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं सेकंड हाफ में से, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो मालूम करना है। इसी तरह इसके साथ साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन एंड एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, ये भी एज लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा बेटा सिग्निफिकेंस पूछी जा सकती है चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 हमने सॉल्व किया था, ये भी जो है वो एज लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बेटे कुछ क्वेश्चंस थे चैप्टर 5 से रिलेटेड, सेकंड हाफ से रिलेटेड मैंने आपको बताया। आपने बेटे
ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आपने खुद से सॉल्व करना है। अगर मैं पूरी एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करना शुरू कर देता तो शायद हम अभी तक 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। तो आपको टारगेट देने का मकसद यही है कि आप कम टाइम में टाइम हमारा कम कंज्यूम हो और मैक्सिमम हम काम कर सकें। तो ये बेटे चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 5 था, ठीक है। इसमें इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज में मौजूद गैस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर गैस चेंज करेंगे तो E/m वैल्यू सेम रहेगी या नहीं। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसकी इंपॉर्टेंट है, MCQs बनेंगे उनमें से, ठीक है। और MCQs के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्लोरिसेंस से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोरिसेंस कब होती है, अगर आप या रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मिनरल में से किस कलर की जो है वो फ्लोरिसेंस होगी। इस तरह नेक्स्ट अगर आप आगे आएँ तो जो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका जो 10th जो है वो प्रॉपर्टी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा भी जा सकता है। इसके अलावा बेटा जो आपके पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है या पॉजिटिव रेज हैं, इसमें रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज इंपॉर्टेंट है। पेज 120 पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ का पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि E/m वैल्यू प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, इनके दरमियान डिफरेंस या कुछ इस तरह करके। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में अगर आप आते हैं तो इसका जो पॉइंट नंबर 5 है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में, ये इंपॉर्टेंट है। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ये आपको इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि किस एनर्जी पे प्रोटॉन फास्ट मूविंग होगा, किस एनर्जी पे स्लो मूविंग होगा। इसका जो पॉइंट नंबर 1 है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और MCQ भी है, ये आपको बेटे अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर इसका जो 7 है ये एज शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा मतलब वो न्यूक्लियर रिएक्शन है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ भी किया जा सकता है, आपने सारा इसमें बताना भी होगा। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ E/m वैल्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको E/m वैल्यू एज MCQ पता होनी चाहिए कि E/m वैल्यू है क्या। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बल्कि ये आप इसे मार्क कीजिएगा फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है पहले भी। प्रॉपर्टीज़ में से MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आ जाता है, इसमें आपसे ऑब्जर्वेशन से के लिहाज से क्वेश्चन किया जा सकता है या कंक्लूजन के लिहाज से या लिमिटेशंस के लिहाज से कि इसकी लिमिटेशंस, और लास्ट पेज 125 पे इसके डिफेक्ट्स भी लिखे हुए हैं। आपको इनमें से कोई भी पैराग्राफ एज शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ अगर आप आ जाते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की तरफ अगर आप आ जाएं तो ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, या इसका कोई एक पास्टुलेट पूछा जा सकता है। जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन था भी कि कौन सा बोहर का वो पास्टुलेट है जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स की बात करता है। इसी तरह बेटे नेक्स्ट डेरिवेशन ऑफ रेडियस लॉन्ग क्वेश्चन है, आया कम है एज़ कम्पेयर टू डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आ भी चुका है बोर्ड में। इसी तरह यहाँ से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वैल्यू क्यों होती है, पेज 128 पे लास्ट पैराग्राफ में इसका आंसर लिखा हुआ है। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 8 का A पार्ट है। इसी तरह पेज 129 पे अगर आप आ जाएँ तो टोटल एनर्जी नेगेटिव की होती है। एक्सरसाइज का ये B पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, इसका आंसर भी लास्ट पैराग्राफ में इसी पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एनर्जी ऑफ, और पेज 130 पे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स आ जाती हैं कि पहले एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, दूसरे की, तीसरे की। एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपसे एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। एनर्जी डिफरेंस E2 - E1 है, E3 - E2, ये क्वेश्चन मैंने आपसे मार्क भी करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 20 में शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए भी थे। ऑर्डर किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, E2 - E1 का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू E3 - E2 थे। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप स्पेक्ट्रम की तरफ आ जाएँ तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे, इन्हें अगर बाई फोर्स लॉन्ग बना लिया जाए तो डेट्स अनदर इशू, लेकिन ये एटॉमिक अब्जॉर्प्शन, कंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद बेटे नेक्स्ट अगर आप चलेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेमन सीरीज़ किस जो है वो रेंज में है, यूवी रेंज में है, ठीक है, यूवी रीजन में है, बाल्मर जो है वो विजिबल रीजन में है, बाकी इसी तरह सारे पता होने चाहिए। कैलकुलेशंस आपसे, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं आपसे,
और बल्कि एक्सरसाइज में भी हमने डिस्कस किए। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्सरे बी लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके जो कंक्लूजन हैं मूजले के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंस ऑफ मूजले लॉ भी शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी डी ब्रोगली इक्वेशन इसको आपने प्रूव करना है, ये हमने किया भी था। और बाकी चैप्टर में ऑलरेडी जो है वो इनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये बेटे चैप्टर 5 था, आपने इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आपके फर्स्ट 50% सिलेबस का हिस्सा है। उम्मीद है कि आप अपने लेक्चर नोट्स बना रहे होंगे। जब आप क्लासेस में आएंगे इंशाल्लाह तो आपके जो नोट्स हैं वो ज़रूर चेक किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटे चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।